जैसे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड सभी लोग जानते हैं। एज ए पार्ट ऑफ आवर इनिशियल ग्रूमिंग सेशन सभी स्टूडेंट आप लोगों को टास्क दिया गया है कि एक एक टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करें और प्रेजेंट करें। इट्स नॉट ओनली फॉर अदर्स, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनका लाइफ के लिए, उनका कैरियर और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो आफ्टर प्रेजेंटेशन सभी लोग आप देखेंगे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आप सभी लोगों के साथ हो रहा है, वो डिसाइड करेंगे वन बाय वन। हाउएवर म्यूचुअल फंड सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू SIP, बट ये जो डिस्कशन है अब लास्ट तक सुनना। म्यूचुअल फंड हम सभी लोग करेंगे और व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड हम देखेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड को खरीदने के बाद हम कुछ करने वाले हैं जो कि एज ए लास्ट एंड ऑफ द स्लाइड आपको मिलेगा। ठीक है, वो आपका जो रियल क्रीम है। म्यूचुअल फंड आपको सबको जानते हैं, यू कैन हैव ए रिसर्च, आपको पता चल ही जाएगा। बट लेटर ऑन लास्ट फेज ऑफ प्रेजेंटेशन कुछ चीज़ें ऐसा मिलेगा विच कैन चेंज योर ट्रेडिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई रिक्वेस्ट श्रेया टू कंटिन्यू। मे बी 3 वीक्स लग गया प्रेजेंटेशन बनाने में। चलो गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक फाइनेंशियल व्हीकल है, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं इन एसेट्स आउट ऑफ द मनी जो इन्वेस्टर्स उनको देते हैं कलेक्ट करके। ठीक है, उससे हमको क्या मिलता है, हम लोग यूनिट्स खरीदते हैं म्यूचुअल फंड के और वो रिटर्न जनरेट करके हमको एज एन इन्वेस्टर वो लोग पे बैक करते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एक बार गो थ्रू करिए तो देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग रिसर्च करने जाएं तो हम लोग उतने सारे स्टॉक्स को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। बाकी वीडियो ऑन कर दो आपका उधर। सर नहीं हो पाएगा, उससे नहीं होगा यार, ठीक है चलेगा। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा बिकॉज हम लोग उतने सारे स्टॉक्स एनालाइज नहीं कर पाएंगे जितना म्यूचुअल फंड मैनेजर कर पाएगा। तो इसीलिए हमको इससे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, वेरियस सेक्टर्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे रिटर्न्स भी बैलेंस्ड रहते हैं। नेक्स्ट, लिक्विडिटी ऑफर करता है। लिक्विडिटी इन द सेंस हम कभी भी चाहें तो म्यूचुअल फंड को सेल करके पैसा वापस जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वीनियंटली एडमिनिस्टर्ड, मतलब हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि क्या हो रहा है स्टॉक्स में या क्या नहीं हो रहा है। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम है कि वो देखे कि क्या हो रहा है और उस हिसाब से हमें रिटर्न्स पे करें। नेक्स्ट, गिव्स हायर रिटर्न। हायर रिटर्न इन द सेंस एक टाइप है म्यूचुअल फंड का फोकस्ड फंड, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एज पर आवर गोल्स। तो वो फोकस्ड एरिया में इन्वेस्ट करके हमको हायर रिटर्न जनरेट करके देते हैं। नेक्स्ट है लो कॉस्ट मैनेजमेंट। तो उनकी जो मैनेजमेंट फीस रहती है फंड मैनेज करने की वो बहुत ही कम रहती है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस हमको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि वो लोग कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरा डाटा अवेलेबल रहता है इन्वेस्टर्स के पास। नेक्स्ट, अलाउज टू स्विच टू अदर स्कीम्स। कभी भी चाहे तो हम विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि वो ओपन एंडेड स्कीम्स जो रहते हैं वो हमको अलाउ करते हैं कि हम कभी भी सेल ऑफ करके दूसरा म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है हाईली रेगुलेटेड। सेबी के अकॉर्डिंग पूरा रेगुलेशन जो भी लगता है उसमें लगा रहता है, इसलिए हम लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट, सिंपल टू इन्वेस्ट। नॉर्मली आपको अपने ब्रोकर के ऐप से इन्वेस्ट करना है। प्रोफेशनली मैनेज इसलिए क्योंकि फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं तो पूरा फंड प्रोफेशनली मैनेज रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लमसम या फिर SIP, कौन सा बेटर है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि लमसम बेटर है और कितने लोगों को लगता है कि SIP बेटर है। SIP बेटर है ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से भी, क्योंकि लमसम में क्या होता है, लमसम में हमें एक बार में इन्वेस्ट करना होता है सारा पैसा। SIP में क्या होता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं। तो लमसम में जो होता है उसमें हम एवरेजिंग नहीं कर पाते, क्योंकि अगर एकदम से अगर डाउनफॉल आ गया मार्केट में तो हमारा पोर्टफोलियो ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा। बट SIP में क्या होता है, क्योंकि हम लोग रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, वीकली हो गया, मंथली हो गया या फिर क्वार्टरली हो गया, जैसे भी इन्वेस्टर को सूट करे उस हिसाब से, तो हम उस हिसाब से जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी पोजीशन जो होती है उसको एवरेज हो जाती है, इसीलिए हमको ज़्यादा लॉस नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट है SIP में हमको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। लमसम में थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू SIP, क्योंकि हमको एक साथ ही पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला है ए, बी और सी को लेके। तो SIP जो है ए ने 35 इयर्स की है, बी ने 30 इयर्स की और सी ने 25 इयर्स की। तो हम देख सकते हैं कि अर्ली स्टार्ट करने से हमको ज़्यादा रिटर्न्स पेबैक मिलता है। तो वही मैंने डाला है कि 35 इयर्स में ए को 1.91 करोड़ मिल रहा है, बी को 30 इयर्स में 1.13 करोड़ एंड सी को 66.89 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि अर्ली स्टार्ट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए तो हाई टाइम है क्योंकि हम लोग अभी 20-30 के बीच में ही हैं, तो हमें अभी करना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ म्यूचुअल फंड्स आर प्राइस्ड। तो म्यूचुअल फंड की जो प्राइसिंग होती है वो बेसिकली NAV से डिराइव की जाती है। NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। इसका मतलब होता है कि एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए हमको कितना पे करना पड़ेगा। और जो NAV होती है म्यूचुअल फंड की, वो डिसाइड की जाती है एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। NAV कैसे कैलकुलेट की जाती है? NAV इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आफ्टर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो एसेट्स तो बेसिकली जो भी उसके पास प्रॉपर्टीज वगैरह है, कैश वगैरह अवेलेबल है म्यूचुअल फंड के पास, वो लायबिलिटीज में आ जाता है जो भी उसको पे बैक करना है, प्लस द एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जो फंड मैनेजमेंट फी हमको पे करना पड़ता है टू द म्यूचुअल फंड, वो फंड को मैनेज करने के लिए हमारे फंड्स को, बेसिकली वो होता है एक्सपेंस रेशियो। ऐसे NAV कैलकुलेट होता है और NAV जो होता है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है मार्केट क्लोज होने के बाद क्लोजिंग प्राइसेस को लेकर। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल डाला है कि अगर टोटल एसेट्स हमारे 10 लाख है, एक्सपेंस रेशियो 2% ऑफ द टोटल एसेट्स होगा, तो लायबिलिटीज हमने लिया 1 लाख, नंबर ऑफ यूनिट्स लिया हमने 90,000, तो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो NAV निकल रही 9.99। नेक्स्ट, बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है कि अगर NAV ज़्यादा है तो वो म्यूचुअल फंड बेटर होगा क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं होता। NAV का प्राइस से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो बेटर है या नहीं है। ऑब्वियसली जो वो परफॉर्मेंस होगा म्यूचुअल फंड का, वो पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, कैसे स्टॉक्स हैं, उनका ग्रोथ है या नहीं, वो चेक करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेटर है या नहीं। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फंड A और फंड B में, जिसमें फंड A की NAV जो है वो 100 ली है, फंड B की 10 ली है और अमाउंट इन्वेस्टेड मैंने सेम ही रखा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स बॉट डिवाइड करके लिया मैंने 1000 को NAV से, तो A में हमने लिए 10, B में लिया हमने 100 और ग्रोथ जो है दोनों में सेम ही लिया मैंने 20% का, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है और ग्रोथ भी हमको सेम ही मिल रही है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि NAV से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सस्ता है तो वो बुरा होगा या फिर महंगा है तो अच्छा होगा, वो चीज़ नहीं डिटरमाइन होगी। उसके लिए हमको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा, हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें अपने म्यूचुअल फंड को चूज़ करना है। और NAV हम कब देखेंगे? जब हमको उसके पास परफॉर्मेंस को जज करना है तो देखेंगे हम NAV, नहीं तो हमें NAV देख के नहीं डिसाइड करना है कि हमें ये लेना है या नहीं। एक टर्म है न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर होता है NFO, जिसका मतलब होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई फाइनेंशियल कंपनी अगर अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है तो उसको बोलते हैं NFO। इट्स सिमिलर टू IPO। IPO मतलब जैसे फर्स्ट टाइम हम लिस्ट करते हैं तो वो IPO बोलते हैं, बट म्यूचुअल फंड जब फर्स्ट टाइम लिस्ट होता है तो उसको NFO बोलते हैं। और बेसिकली NAV जो रहता है न्यू म्यूचुअल फंड का वो 10 रुपीज़ होता है। यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड डाला एक साथ जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से 2 टाइप्स होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड स्कीम में क्या होता है, हम कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। जब भी कन्वीनियंट हो इन्वेस्टर के लिए वो ले सकता है या फिर सेल ऑफ कर सकता है। क्लोज एंडेड स्कीम क्या होता है? क्लोज एंडेड स्कीम में हम लोग को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है और ये हम लोग सिर्फ NFO के टाइम पे ही कर सकते हैं, बाद में हम नहीं परचेज कर सकते। NFO के टाइम में इन्वेस्ट करें तो क्लोज एंडेड होगा और वो एक पीरियड, स्टेपुलेटेड पीरियड तक हमको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। 5 टाइप्स के होते हैं बेसिकली: इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम और अदर स्कीम्स। पहले बात करते हैं हम इक्विटी स्कीम्स की।
इक्विटी स्कीम्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विटी स्कीम्स वो फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के 5 हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेस्ड कैटेगराइजेशन के अंदर है 3 थीम बेस्ड या सेक्टोरियल फंड्स, फोकस्ड इक्विटी फंड्स, कॉन्ट्रा इक्विटी फंड्स, एक्टिव पैसिव अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 5 है अगेन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप। नेक्स्ट टैक्स ट्रीटमेंट बेस्ड कैटेगरी के हिसाब से इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और नॉन टैक्स इक्विटी स्कीम। तो अगर डिस्कस करने चले तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेस्ड कैटेगराइजेशन के अंदर है जो थीम है सेक्टोरियल। लास्ट टाइम हम मतलब बहुत टाइम से हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, हमने बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर पढ़ा भी है क्या है क्या नहीं, उसके अंदर प्रेजेंटेशन भी हो गई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आईटी हो गया या फिर ईवी हो गया, रिन्यूएबल हो गया, उन स्पेसिफिक सेक्टर्स में कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं थीम या सेक्टोरियल। सेक्टोरियल का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, बिरला सनलाइफ हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे। फोकस्ड इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? फोकस्ड इक्विटी फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो फोकस करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल। मतलब अगर उनको चाहिए कि हाई डिविडेंड हमको पे ऑफ चाहिए तो वो लोग क्या करेंगे, डिविडेंड वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, या फिर अगर उनको चाहिए कि कैपिटल गेन ज़्यादा हो तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर गोल कि इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न चाहिए। और ये ज़्यादातर सिर्फ 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना रहता है। फिर कॉन्ट्रा इक्विटी फंड्स, कॉन्ट्रा का मतलब पता है किसी को? कॉन्ट्रा अकाउंटिंग में भी यूज़ करते हैं हम। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, मतलब अपोजिट थिंकिंग वाला। सपोज किसी ने बाय कर लिए शेयर्स बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में, तो अगर किसी म्यूचुअल फंड को लगता है कि नहीं इसका व्यू गलत है तो वो क्या करता है, उसके अपोजिट साइड में एंटर करता है। सपोज मैंने बाय किया है, मतलब मैं एक फाइनेंशियल कंपनी हूँ और मैंने बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बाय किया है, एंड अगर नीरव को लगता है कि नहीं इसका व्यू गलत है तो वो अपोजिट साइड से एंटर करेगा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अगेंस्ट वाले साइड में एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इक्विटी फंड। तो इंडिया में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि SBI कॉन्ट्रा फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, etc. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेस के हिसाब से एक्टिव और पैसिव। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो फंड मैनेजर है वो चूज करता है स्टॉक्स को फंडामेंटली या टेक्निकली बेस्ड ऑन द मार्केट। और पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होता है, ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इंडेक्स को लेके बनते हैं। मतलब वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडेक्स को देखेंगे, उसमें जो स्टॉक्स हैं उस पर इन्वेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली एक्टिव वाले जो होते हैं थोड़े ज़्यादा रिस्की भी होते हैं पर रिटर्न भी उसमें ज़्यादा होता है। पैसिव वाले बैलेंस रिटर्न हमको पे ऑफ करते हैं, जैसे इंडेक्स जितना रिटर्न देगा उतना रिटर्न ही हमको पैसिव में मिलेगा। नेक्स्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5 है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जो लार्ज कैप फंड्स होंगे उसका मैक्सिमम अमाउंट जो होता है म्यूचुअल फंड उस पर लार्ज कैप पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। वो स्कीम बेस मतलब स्कीम के बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो लोग कितना परसेंटेज करेंगे, बट नॉर्मली जो होता है वो 80% वो लोग इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप में। मिड कैप भी सेम, मिड कैप फंड्स में मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ देयर अमाउंट वो लोग मिड कैप में डालते हैं। फिर स्मॉल कैप फंड्स ये होते हैं कि उसमें भी 80% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज में रहता है। नेक्स्ट मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो सब में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। वो लोग वो जो परसेंटेज है वो स्कीम के हिसाब से डिसाइड होता है। नेक्स्ट है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में अगेन वही होता है कि वो लोग लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक दोनों में इन्वेस्ट करेंगे पर्टिकुलर रेशियो में। नेक्स्ट है टैक्स ट्रीटमेंट बेस्ड कैटेगराइजेशन। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो कि पॉपुलरली उसको बोलते हैं ELSS। तो ये एक ऐसी स्कीम होती है जो 2005 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। तो 3 साल तक लॉक इन पीरियड मतलब हम 3 साल तक उसको विड्रॉ नहीं कर सकते।
और 3 साल तक हमें इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें जैसे नाम ही बोला है टैक्स ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से क्या होता है, हमारा जो टैक्स होता है वो थोड़ा सा सेव हो जाता है इस वाली स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो। सेकेंड है नॉन टैक्स सेविंग स्कीम, तो वही है कि इसमें कोई हमको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ELSS में हमको मिलता है। ये मैंने थोड़ा डिटेल डाल दिया है आप लोगों के लिए अगर किसी को गो थ्रू करना हो तो। नेक्स्ट है डेट स्कीम्स। डेट स्कीम्स क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट टाइप है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट टाइप है, जिसमें जो म्यूचुअल फंड होता है वो फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो उसमें क्या होता है, हम लोग को मतलब कंफर्म रहता है कि इतना रिटर्न तो हमको मिलने ही वाला है, तो ये वाले थोड़ी सेफ रहते हैं, रिस्क कम रहता है, इसलिए रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है एज कंपैरिजन टू इक्विटी। इसके टाइप्स दिए हैं नीचे, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में बहुत सारे। ओवरनाइट फंड जो इन्वेस्टमेंट पीरियड रहता है 1 दिन का रहता है। लिक्विड फंड 91 डेज का रहता है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो होता है 3 से 6 मंथ्स का रहता है। लो ड्यूरेशन फंड्स जो होते हैं वो 6 से 12 मंथ्स के बीच में रहता है। मनी मार्केट फंड्स 1 साल के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 साल से 3 साल के लिए। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स 3 से 4 साल के लिए। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स 4 से 7 और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 7 साल से ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डेट फंड को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो सबसे पहला है डायनामिक बॉन्ड फंड। डायनामिक बॉन्ड फंड मतलब वो हमने अभी जो डिस्कस किया ड्यूरेशंस, मल्टीपल ड्यूरेशंस में वो इन्वेस्ट करता है, डायनामिक बॉन्ड फंड म्यूचुअल फंड। फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब तो पता होगा कि कंपनीज जो इशू करती है, रिनाउंड कंपनीज जो इशू करती है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड रेज करने के लिए पब्लिक से। तो जैसे अदानी ने अभी अभी लॉन्च किया है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स मतलब वही वो म्यूचुअल फंड्स जो कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। क्रेडिट रिस्क फंड ये थोड़ा नया है, तो क्रेडिट रिस्क फंड होता क्या है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब किसी को पता है? क्रेडिट रेटिंग मतलब कंपनी का क्या रेटिंग है, मतलब वो कितना अच्छा उसका रेटिंग है कि वो पे बैक कर लेगा कोई भी लोन अगर उसने लिया है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी देती है, जैसे क्रिसिल हो गया, केयर हो गया, ये लोग क्रेडिट रेटिंग देते हैं। तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कंपनीज को वो लोग देते हैं पैसे जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम होती है, इसीलिए बोला है क्रेडिट रिस्क फंड। उनकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिस्क ज़्यादा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा इंटरेस्ट डिमांड करते हैं वो कंपनीज से, तो थोड़ा रिस्की है बट ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा एज ए। नेक्स्ट है बैंकिंग या फिर PSU फंड्स। बैंकिंग या PSU फंड्स वो होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर्स या फिर PSU फंड को ही मतलब देते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड मतलब जो बैंकिंग सेक्टर में ही पैसा लगाएंगे, तो वो इसमें थोड़ा सा कम रिस्क रहता है बट रिटर्न्स नॉर्मली रहते हैं। नेक्स्ट होते हैं गिल्ड फंड। गिल्ड फंड मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स हो गए, ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड रिटर्न रहता है एंड सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड स्कीम जो होता है वो इक्विटी फंड और डेट फंड दोनों को लेके बनता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड स्कीम बोला गया है। अगेन इसके भी 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव एज अ नेम सजेस्ट, वो लोग थोड़े कंजर्वेटिव है, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अप्रॉक्स 75 to 90%, और 10 to 25% वो लोग इक्विटी में करते हैं। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड मतलब वो लोग इक्विटी और डेट दोनों में 50-50 या 40-60 के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मतलब उनको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, एग्रेसिव एज अ नेम सजेस्ट, तो रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो इक्विटी में वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 65 to 80%, और डेट में 20 to 35%। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो लोग कितना परसेंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, बट वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में कितना भी परसेंट और डेट में भी कितना भी परसेंट। नेक्स्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें क्या होता है कि वो लोग बहुत सारे असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, आर्बिट्राज हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो वो सब में क्या करते हैं, इक्वली 10-10% करके इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्राज फंड।
आर्बिट्राज फंड मतलब ऐसे फंड्स जो आर्बिट्राज में ही इन्वेस्ट करते हैं। आर्बिट्राज मतलब वो जो एक्सचेंज में जो डिफरेंस हो जाता है, या फिर फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस में जो डिफरेंस हो जाता है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो इस चीज़ पे डील करते हैं उसको बोलते हैं आर्बिट्राज फंड। नेक्स्ट है इक्विटी सेविंग फंड। इसमें क्या होता है, वो लोग 65% इक्विटी रिलेटेड में इन्वेस्ट करते हैं, 10% अप्रॉक्सीमेटली डेट में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का जो बच गया वो आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड एक ऐसा फंड है जो फ्यूचर के लिए लोग प्लान करके रखते हैं। बेसिकली दो टाइप के हैं, एक रिटायरमेंट और एक चिल्ड्रन फंड। तो रिटायरमेंट ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद काम आएगा इसीलिए, और चिल्ड्रन फंड एक ऐसा फंड है जो पेरेंट्स बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं फॉर देयर चाइल्ड। जब वो मेजर एज में पहुंच जाएगा तब उसको काम आए, इसलिए फॉर एजुकेशन या फिर मैरिज जो भी होता है उसके लिए। तो इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड रहता है 5 साल, या फिर रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर। चिल्ड्रन फंड में भी सेम 5 साल मैच्योरिटी अटेन करने तक, या फिर मैच्योरिटी अटेन करने तक, या फिर 5 साल विच एवर इज अर्लियर। लॉक इन पीरियड रहेगा 5 साल का, अगर रिटायरमेंट एज नहीं आई है तो लॉक इन पीरियड इसमें भी रहेगा अगर चाइल्ड ने मेजोरिटी अटेन नहीं की है तो। नेक्स्ट अदर स्कीम्स। अदर स्कीम के दो टाइप्स हैं, एक है इंडेक्स फंड या फिर ETF, एंड दूसरा है FOF फंड ऑफ फंड, जो कि अगेन दो टाइप का है, ओवरसीज और डोमेस्टिक। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड अगेन ये वही है, मतलब कोई स्पेसिफिक इंडेक्स को देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड या फिर ETF। कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गोल्ड ETFs हो गया, निपॉन इंडिया ETF PSU बैंक हो गया, या फिर रिलायंस निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और जो कि बहुत अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड किया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है FOF फंड ऑफ फंड, जो कि दो टाइप के होते हैं, ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोटक एसेट एलोकेटेड फंड FOF, आदित्य बिरला सनलाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग FOF एटसेट्रा। नेक्स्ट की पैरामीटर्स टू एनालाइज अ म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला है कि कंपेयर करना फंड का परफॉर्मेंस विद बेंचमार्क परफॉर्मेंस। तो इधर बेंचमार्क परफॉर्मेंस से आई मीन कि इंडेक्स कितना परफॉर्म किया अच्छा, तो म्यूचुअल फंड कितना अच्छा परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू इंडेक्स, वो हमें चेक करना है कि मतलब अगर इंडेक्स ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है तो म्यूचुअल फंड ने भी उतना किया है या फिर उससे ज़्यादा किया है क्या, वो चीज़ हमें एनालाइज करनी है। सेकेंड है एक्सपेंस रेशियो ऑफ द फंड्स। तो एक्सपेंस रेशियो जैसे मैंने पहले बताया कि फंड को मैनेज करने के लिए जो हमसे चार्ज किया जाता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो हमें चेक कर लेना है और कंपेयर करना है थोड़ा बहुत पीयर्स के साथ भी कि कितना चार्ज किया जा रहा है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फंड हिस्ट्री। तो फंड हिस्ट्री बेसिकली उसने 1 साल में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया, 3 साल में कितना जनरेट करके दिया, या फिर 5 साल में कितना जनरेट करके दिया, या फिर हम कितने टाइम तक इन्वेस्ट करने वाले हैं उस बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्टफोलियो। स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्टफोलियो मतलब कौन से सेक्टर्स में वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कौन से स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं क्योंकि पूरा डाटा अवेलेबल रहता है। तो ऑफ कोर्स हमको चेक करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हमको फील हो रहा है कि हाँ उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनीज के जिसमें इसने इन्वेस्ट किया, वो चेक कर लेना चाहिए एक बार। नेक्स्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मतलब वो म्यूचुअल फंड कितनी बार बाय या सेल कर रहा है, वो टर्नओवर मतलब कितना चेंज आया, तो कितने बार उसने स्टॉक्स को बाय किया, कितने बार शेयर सेल किया, वो हमको बेसिकली चेक करना होता है। नेक्स्ट है कंपेयर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द फंड। तो हम लोग कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हमको मैच्योरिटी पीरियड डिसाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। 7th है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमको मिल रहे हैं कि नहीं, वो हमें चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मैंने डाला है 10 म्यूचुअल फंड दैट कैन ट्रिपल योर वेल्थ इन 5 years। तो ये 2022 का डाटा है, तो यहाँ से 4 साल गिन सकते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो 1 साल में प्रोवाइड किया है वो HDFC स्मॉल कैप फंड ने किया है, दैट इज 23.4%। 3 साल में अगर हम देखें तो रिलायंस स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा प्रोवाइड किया, दैट इज
अगेन HDFC बैंक ने प्रोवाइड, HDFC स्मॉल कैप ने प्रोवाइड किया, दैट इज 25%। बट 5 इयर्स में हम देखें तो रिलायंस स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया, दैट इज 39.3%। ये पास डाटा के हिसाब से है, तो दैट इज 10 म्यूचुअल फंड्स दैट डबल्ड द वेल्थ इन 5 इयर्स। मैंने ये डाला था, तो सबसे पहले एक्सिस ब्लू चिप, फिर कैनेडा, PGIM, एक्सिस, निपॉन, SBI स्मॉल कैप, पराग पारिक एट्सेट्रा। नेक्स्ट, हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, मैंने बताया, जैसे कि इक्विटी है, डेट है, अदर कैटेगरीज बहुत सारे हैं, हाइब्रिड में भी कर सकते हैं। तो हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए हमारे लिए कैसे बेस्ट है, तो उसके लिए 2-3 फैक्टर्स हमें कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए हॉरिजन क्या है, मतलब कितने टाइम पीरियड तक हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे परफॉर्म करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड डाले हैं। रिटर्न्स आप देख सकते हैं 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के मैंने डाले। तो सबसे बेस्ट जो है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, जिसने 3 साल में 47.44% दिया है, 5 इयर्स में 29.43 दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग डेट म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पे डाला है। तो इसमें भी बहुत सारे अगेन इन्वेस्टमेंट टाइप्स हैं, इसमें हम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इसमें रिटर्न जो दिया है आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 3 साल में 14.35% दिया। एंड 5 इयर्स में देखा जाए तो निपॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9.12 दिया। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें सबसे बेस्ट रिटर्न जो दिया है अगेन क्वांट मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ 28.83 3 साल में। एंड 5 साल में अगर हम देखें तो सेम वही क्वांट मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर कर रही हूँ। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि देखो बहुत ब्यूटीफुली पूरा म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको एक आइडिया मिला, ठीक है। तो इसको जस्ट अगेन आप गो थ्रू करो, एक पॉइंट में नहीं होगा, यू कैन ऑल्सो डू योर रिसर्च, ठीक है। नाउ म्यूचुअल फंड तो ले रहे हो, तो उसको लेके हम और कैसे कर सकते हैं। सो जनरली 10 से 15% रिटर्न है, बट ऐसा क्या करें कि 10 से 15 को हम 40-50% के और आगे भी जा सकते हैं। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लेट्स सी। तो बेसिकली यहाँ पे तो नॉर्मली है, इसमें कुछ हाइब्रिड अप्रोच नहीं डाला। अगर हम 10 लाख लगाते हैं फर्स्ट ईयर में एंड 10% इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया, अज्यूम किया है, तो उस हिसाब से अगर हमने 10 साल देखे तो 10 साल में हमारा टोटल रिटर्न जनरेटेड होगा वो 15,93,742.46 हो रहा है, टोटल रिटर्न है ये। तो अगर हम लोग इसमें से 10 लाख माइनस कर लें तो फिर 5,93,742.46 रिटर्न जो हो जाता है वो 59.37% का हो जाता है। ये नॉर्मल है, इसमें हमने कोई भी चीज़ नहीं किया, बस जो रिटर्न्स हैं फिर से री इन्वेस्ट किया हुआ है। सेकेंड हम हाइब्रिड अप्रोच में देखें तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, सबसे पहले साल में हमने 10 लाख इन्वेस्ट किया है। आप लोगों को प्लेज का मतलब तो पता ही होगा। प्लेज मतलब म्यूचुअल फंड को प्लेज करके हम अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 60% फॉर एग्जांपल प्लेज किया है। तो 60% अगर हम प्लेज करते तो हमें अवेलेबल बैलेंस हो जाएगा 6 लाख रुपए का। उस 6 लाख से अगर हम लोग फिर से मंथली 2% अगर जनरेट करते तो वो ईयरली 24% हो जाएगा। तो उससे हमको फिर इतने रिटर्न्स मिल जाएंगे 1,44,000। अगर हम लोग ऐसे 10 साल तक कंटिन्यू करते ही जाएंगे, मतलब ये फिर से 1,44,000 को ऐड करके उसको प्लेज किया 60%, फिर से हमको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस हो जाएगा 6,86,400। फिर से हम 24% रिटर्न जनरेट करेंगे, वही सेम 1,64,736। इसका टोटल फिर 10 साल में अगर हम देखें तो होता है 28,39,372.45। ये अप्रोक्सीमेटली 183% हमने रिटर्न से जनरेट किया है। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो 60% प्लेज करने देते हैं और कुछ होते हैं जो 80% प्लेज करने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड में एक और दिया है जिसपे मैंने 80% के हिसाब से हिसाब किया है। तो इसमें टोटल रिटर्न जो हमको मिल जाता है वो 379% का मिल जाता है, विच इज़ अ ह्यूज रिटर्न। बट इसमें हमको मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें हमको कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस डाल के रख देने का। तो
तो यहाँ पे 59% मिल रहा है और यहाँ पे 379 मिल रहा है। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ऑब्वियसली। एंड टोटल रिटर्न आप देख सकते हो 37,91,119 रुपीज़। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको एक एग्जाम्पल रखा है। तो जैसे हमने डिस्कस किया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हाई रिटर्न, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेविंग, SIP। तो ये पेज आपको दिख जाएगा कोई भी ब्रोकरेज ऐप में। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे NAV देख सकते हैं हम लोग एज पर 25 अगस्त 2023 उन्होंने डाला है 170.41। अमाउंट तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, रेटिंग आप चेक कर सकते हो। फंड साइज मतलब कितना उसके पास फंड है इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, वो दिखा रहा है। नेक्स्ट उसकी होल्डिंग्स आप चेक करोगे, मैंने जैसे बताया पैरामीटर्स चेक करने में। यहाँ पे इसके बाद और भी थे, मैंने नहीं ऐड किया, मैंने इतना ही स्क्रीनशॉट ऐड किया है। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से कंपनीज के ऊपर उसने इन्वेस्ट किया है, उसका आप थोड़ा फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो। उसके बाद उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगेन बता रहे हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ फंड्स उसने इन्वेस्ट किया है, तो आप वो भी चेक कर लेना कि कितना परसेंट कौन सी कंपनी में किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाला है कि कितना परसेंट उसने कैश, इक्विटी और डेब्ट में किया है। तो ये आपको मिल जाएगा डाटा, इसके हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। थोड़ा बहुत पैरामीटर्स आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्टर एलोकेशन, कौन से सेक्टर्स में उस म्यूचुअल फंड ने पैसे डाले हैं वो चेक करेंगे। नेक्स्ट वही जो मैंने दिखाया 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न आप चेक कर लो, क्या रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है म्यूचुअल फंड। और एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बट अगर हम एक ही साल के अंदर उसे अगर विड्रॉ कर लेते हैं ना, तो हमको 15% टैक्स पे करना पड़ता है। उसके साथ एक एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा, 15% टैक्स प्लस एग्जिट लोड हमको पे करना पड़ेगा। बट अगर हम एक साल के बाद विड्रॉ करते हैं, तो अगर 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न है तो हमको 10% टैक्स पे करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दैट्स इट, थैंक यू। चलो, सो वेरी गुड प्रेजेंटेशन। सो पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, आपने देखा कि म्यूचुअल फंड सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक में हम कर रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड थ्रू SIP और थ्रू लमसम। और हम वो भी देखेंगे हाइब्रिड अप्रोच में, जब मार्केट थोड़ा डीप में है, आपको लग रहा है कि बॉटम है, वहाँ से बाय ऑन डीप है, तो यू कैन आपका जो सेविंग का कुछ फंड लमसम जमा कर सकते हो। तो वहाँ पे भी हम जो इन्वेस्टमेंट वो भी हाइब्रिड अप्रोच में कर सकते हैं। SIP चलने दो, जब आपको लग रहा है कि मार्केट डीप में है, हमें उठना लग रहा है, तो उसमें आप SIP जैसे आप कर सकते हो। जैसे स्टॉक में डालते हो, तो स्टॉक में क्या है, आपका पढ़ाई ठीक है तो ठीक है, नहीं तो अदर आपके लिए कोई आपको इन्वेस्ट कर रहा है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है, तो इसी के लिए ये चीज़ें दिया है। और यहाँ पे जो मैंने पहले शुरू में किया था कि एंड ऑफ द सेशन यू विल कम टू नो कि नॉर्मल आप अगर 10-12% ग्रोथ देख के 10 साल में 59% आपका ग्रोथ मिल रहा है, वेयर इज 80% आपको प्लेज करने में म्यूचुअल फंड लगभग देता है। सो यू आर गेटिंग 389% या 379%, 380 मतलब अराउंड 400% आपको ग्रोथ मिल रहा है। 60% एक जगह और 400% एक जगह। जस्ट इमेजिन, जो अपन प्लेस करते हैं वो फिर अपन शेयर मार्केट में। मैं आपको वही बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारे पास ऑप्शन जैसे कैसे है, एग्जाम्पल इसके ऊपर ही हमारा पूरा चर्चा डिस्कशन आगे रहेगा। सो ये जो है ना, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, तो लेटर हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड आप अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनाना है। म्यूचुअल फंड का पैटर्न में ही हम हाइब्रिड अप्रोच जो करें वो भी 10 स्टॉक में डालना है, प्लस उस जो फंड पड़ा है उसको आपको सभी को अभी से समझ में है ना, आज आने वाले सेशन में पूरा डिस्कस करूंगा। प्लेस करने के बाद वही 10 लाख आपको 6 लाख जैसा दे रहा है समझो, और उसी 6 लाख के ऊपर 24% अगर साल का हम निकाल रहे हैं तो 400% हो रहा है, जहाँ 60% के बदले 400% के निमाजे। जहाँ 10 लाख था, जहाँ 15 लाख हो रहा था, वहाँ आके जाके आपको 50 लाख बन रहा है, 50 लाख सी कैन इमेजिन। और उसका कंपाउंडिंग आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा आप समझो, 15 लाख कैसे ग्रो करेगा और 50 लाख कैसे ग्रो करेगा, यू कैन इमेजिन। इसके ऊपर भी हम एक प्लान, इसको यहाँ से आगे ले जाने के लिए अगर हम इस तरह का रेफरेंस टू योर म्यूचुअल फंड एंड कंपाउंडिंग, इसको आगे ले जाके हम प्लेज कैसे करें, व्हाट आर द ऑल एवेन्यूज
वेयर वी कैन यूटिलाइज द इंट्राडे मार्जिन। मैं एक टॉपिक ये डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मिस्टर सोहम या उस प्रेजेंटेशन को लेके जाएंगे। इस प्रेजेंटेशन को आगे आपको देखना, ऐसा अगर कर सकते हैं तो प्लेज फंड को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, और लेके जाएंगे तो मल्टीपल एवेन्यूज क्या है हमारे पास, कि जिसके थ्रू जैसे अल्गोज हैं, मल्टीपल इंट्राडे स्ट्रक्चर, सब कुछ है, हम कैसे और कमा सकते हैं। 2% पर मंथ का टारगेट, वी आर अचीविंग 5 to 10%, नो डाउट, बट हमारा जो श्योर सिस्टम से हम कैसे जाएंगे, ठीक है ना। ये प्लानिंग आपको भी करना है, तो ये नेक्स्ट मेरे से डिस्कस करके ये करना है प्लान आउट, ठीक है। वंस मोर बिग क्लैप टू श्रेया, वेरी गुड, वेरी गुड।